दिनेश का एक छोटा सा प्यारा सा परिवार था। उनका बेटा विक्रम अपनी माँ सरोज का सबसे लाडला था। वो अपनी माँ का दर्जा सबसे पहले रखता था, जिसके कारण बहू रोमा को अब ये महसूस होने लगा था कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या कमाल का कमरा है ना। माँ की पसंद है, कमाल किया। कमरे में हर कोना सरोज की पसंद से भरा था। रोमा की कोई राय ले नहीं गई थी। दीवारों पर रंग थोड़ा डार्क नहीं लग रहा? अरे डार्क नहीं, रॉयल लगता है। माँ ने कहा था शाही लगना चाहिए। ये भारी भारी पर्दे, थोड़ी सी रोशनी भी नहीं आती अंदर। कमरे में रोशनी नहीं, सुकून चाहिए। माँ ने एकदम सही कहा था। रोमा के मन में सवालों का सैलाब था, क्योंकि विक्रम के हर जवाब में माँ की छाया थी। कुशन के कवर थोड़े पुराने फैशन के नहीं लगते? अरे वही तो खास बात है, माँ को विंटेज चीजें पसंद है और मुझे भी। शादी का कमरा रोमा और विक्रम का था, लेकिन हर चीज में माँ की पसंद थी। रोमा खुद को बाहरी महसूस करने लगी थी। तुमने मुझसे कुछ भी पूछे बिना सब सेट कर लिया? माँ ने इतने प्यार से सब करवाया, उसे कैसे बदल देता? विक्रम की नजर में ये माँ का प्यार था, पर रोमा को ये उसकी मौजूदगी मिटाने जैसा लग रहा था। कम से कम बेडशीट तो मेरी पसंद की हो सकती थी। अगली बार माँ से कहूंगा तुम्हारी पसंद भी पूछ ले। विक्रम की हर बात माँ से शुरू, माँ पर खत्म हो रही थी। रोमा के हिस्से बस अगली बार रह गया। अगर ये कमरा शादी का तोहफा है तो मेरी इसमें कोई पसंद क्यों नहीं? तोहफा माँ ने दिया है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। कमरा भले सजा हुआ था, लेकिन उस रिश्ते में जगह बनाना अब रोमा का असली संघर्ष बन गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सास सरोज कमरे में दाखिल हुई। तो कैसा लगा मेरा सजाया हुआ कमरा? वाह, कमाल कर दिया आपने। ऐसा कमरा तो सपनों में होता है। विक्रम के चेहरे पर माँ के लिए गर्व था, जैसे कोई बच्चे को इनाम मिला हो। जी, बहुत सुंदर है, एकदम अलग सा। अलग नहीं, क्लासिक। आजकल की लड़कियां कहाँ समझती है असली रॉयल्टी। रोमा के लिए वो कमरा एक कैद था, पर रोमा की मजबूरी थी कि उसे झूठी तारीफ करनी पड़ी। माँ, आपने हर चीज में इतना ध्यान दिया, मैं तो देखता रह गया। तो खुश है ना? यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने बहुत मेहनत की है आंटी। माफ कीजिए मम्मी जी। अब आंटी नहीं, सीधे माँ बोलो। बहू नहीं, बेटी बन के रहो यहाँ। सरोज के शब्दों में मिठास थी, पर रोमा उस मिठास में दबाव महसूस कर रही थी। वैसे कल तैयार है ना सब? हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। क्या बात है माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। शॉपिंग? हाँ, मेरी बहू के लिए साड़ियाँ खरीदनी है, एक से एक बढ़िया सिल्क की। देखा माँ कितना सोचती है तुम्हारे लिए। जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। हर बात में सरोज की पसंद ही कायदा थी और रोमा की पसंद बस एक सवाल बनकर रह गई थी। अगले दिन सुबह सरोज, विक्रम और रोमा तीनों एक बड़ी सी साड़ी की दुकान पर पहुंचे। भाई साहब, सिल्क और कांजीवरम निकालिए, कुछ हैवी होना चाहिए। माँ की पसंद का कोई जवाब नहीं, सबसे बेस्ट सिलेक्शन करती है। यह देखो विक्रम, गोल्डन बॉर्डर वाली, रॉयल लगती है ना? कमाल है माँ, रोमा पर तो बहुत खिलेगी। अगर कुछ हल्की साड़ी होती तो? अरे शादी के बाद पहली साड़ियां हैं, हल्की क्यों, शानदार होनी चाहिए। रोमा की आवाज वहीं दब गई थी, मानो साड़ियों के रेशों के बीच कहीं गुम हो गई हो। मैं 7 साड़ियां लूंगी, सही से दिखाओ। आपकी पसंद एकदम क्लासिक है मैडम जी। पैक कर दीजिए सब, माँ ने जो कहा है वही ठीक है। बिल बन चुका था, साड़ियां पैक हो चुकी थी, पर रोमा की पसंद अब भी अधूरी थी। तीनों वहां से निकलकर एक रेस्टोरेंट पर बैठते हैं। मैंने तो सोच लिया है, राजमा चावल, कढ़ी और लस्सी। माँ, तुम्हारा टेस्ट तो टॉप क्लास है। मैं कुछ लाइट लेना चाहती थी। बहुत दही कढ़ी खाओ, इससे ना रंग निखरता है। रोमा का पेट तो भरा था, पर रोमा का दिल खाली खाली सा महसूस कर रहा था। सभी कार में बैठकर घर लौटते समय बातें करते हैं। क्या दिन था माँ, आपने फिर से कमाल कर दिया। अब मेरी बहू भी रॉयल लगेगी, जैसे हमारे खानदान की शान हो। सभी घर लौट आए थे, पर रोमा का मन जैसे वहीं रुक गया था, उस दुकान पर, उन रेशमी तहों में जहां उसकी पसंद को देखा भी नहीं गया था। अगले दिन पहली बार उसने कुछ अपने लिए सोचा। विक्रम, तुम जानते हो ना कितने दिन बाद बाहर जा रहे हैं? हाँ, आज तो हमारी पहली मूवी डेट है शादी के बाद। काफी समय बाद रोमा की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उसे याद किया हो। दीदी से भी बात कर ली है, वो माँ को देख लेगी। ठीक है, बस जल्दी निकल दे वरना शो छूट जाएगा।
तभी बाहर से सरोज की खांसी और धीमी आवाज सुनाई देती है। विक्रम बेटा, जरा पानी तो ला दे। विक्रम तुरंत उठकर बाहर चला जाता है। रोमा पीछे से देखती रह जाती है। विक्रम के लिए वो पल अब सिर्फ उसकी माँ का था, बाकी सब काम रुक गया था। माँ को हल्का बुखार है, रोमा मूवी कैंसिल करते हैं। पर दीदी तो है ना घर पर, वो देख लेंगी। माँ को मेरी जरूरत है और माँ को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। विक्रम ने रोमा के सारे प्लान्स अपनी माँ के नाम पर यूं ही एक पल में मिटा दिए। तुम्हें कभी लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ वक्त चाहती हूँ? तुम समझदार हो रोमा, इसलिए बात को समझो, माँ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तभी सोनल कमरे में आकर दोनों की बात सुन लेती है। भाभी ने कहा था ना मैं देख लूंगी, हर बार तुम ही क्यों? क्योंकि मैं बेटा हूँ और ये मेरा फर्ज है। पर मैं और पापा भी घर पर हैं, हम दोनों भी संभाल लेते माँ को। माँ की बात मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता, उन्हें तुम लोगों की नहीं मेरी जरूरत है। फर्श की इस दीवार से रोमा की इच्छाएं बार बार टकरा कर गिर जाती थी। तभी सरोज दोबारा आवाज लगाती है। मैंने तो बस पानी मांगा था, तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? अरे नहीं माँ, कोई बहस नहीं कर रहा है, ये लो पानी, मैं हूं ना, आपको जल्दी सही कर दूंगा। तो ना होता तो मेरा इतना ख्याल कौन रखता? विक्रम का प्यार एक तरफा था, जो सिर्फ उसकी माँ के लिए था और किसी के लिए नहीं। ठीक है, आप रुकिए, मैं चलती हूँ अपने कमरे में। भाभी उदास मत होइए, माँ ठीक हो जाएगी तब चली जाना घूमने। हर बार कुछ न कुछ हो ही जाता है दीदी, शायद इनका वक्त मेरी किस्मत में ही नहीं है। भाभी आप भी इस घर का हिस्सा है, आपकी खुशी भी मायने रखती है। कभी कभी लगता है जैसे मैं सिर्फ मजबूरी हूँ, जरूरत नहीं। आप ऐसा मत सोचिए, मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक होगा भाभी। वो धीरे से पलटती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात होती है, विक्रम कमरे में आता है। रोमा अपनी नाराजगी को अब और नहीं रोक पाती और विक्रम से कहती है, बहुत जल्दी आ गए। माँ की दवाई दे आया। धन्यवाद। क्या मेरी भी कोई दवा है जो तुम मुझे दे सकते हो? विक्रम की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वो समझ गया था कि बात गहरी है। क्या बात है, दिन भर चुप क्यों रहती हो? चुप इसलिए क्योंकि मेरा दर्द सुनने वाला कोई नहीं। तुम्हारी हर बात में बस माँ ही रहती है। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी इतनी अहमियत पा सकती हूँ? देखो, माँ मेरे लिए सब कुछ है, ये बात तुम समझो या ना समझो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं बस एक रुकावट हूँ? क्या हमारी शादी सिर्फ नाम भर की है? विक्रम ने एक पल के लिए निगाहें चुराई लेकिन जवाब नहीं दिया। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, लेकिन माँ मेरी जिंदगी है। माँ से ज्यादा जरूरी मैं हूं भी या फिर नहीं? तुम फिर वही बात दोहरा रही हो। मेरे लिए कभी तो वक्त निकालो विक्रम, मेरी भी कोई कीमत है, उसे महसूस तो करो। उसकी आवाज में अब तक की सारी तड़प समाई थी। तो क्या माँ को नजरअंदाज कर दो तुम्हारे लिए? तुम कब समझोगी? मैं समझ जाऊंगी जब तुम मुझे वक्त और इज्जत दोगे। मेरे लिए माँ से ज्यादा कोई नहीं है। तुम उन्हें नजरअंदाज मत करो, बस मुझे भी कभी उतना ही जरूरी समझो। तुम्हें तो हर बात में शिकायत करनी होती है रोमा। अगर तुम्हें मेरी कदर नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। धीमा सन्नाटा छा गया। दोनों के दिलों में उथल पुथल मची थी। ये रोमा की धमकी नहीं थी, बस एक आखिरी उम्मीद थी जिसे विक्रम ने अनसुना कर दिया। माँ बीमार है, मैं उनके पास ही सोऊंगा। तुमने फिर साबित कर दिया कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। विक्रम बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। रोमा अंधेरे में खड़ी रही, टूटती रही। कमरे का अंधेरा उसके आंसुओं को छुपा ले गया और वो रोती रोती सो गई। अगले दिन उदास मन से उसने अपने भाई को फोन किया। भैया, अब और नहीं सह सकती, मैं विक्रम के साथ नहीं रहना चाहती। क्या हुआ रोमा? कल तक तो सब ठीक लग रहा था। कुछ ठीक नहीं है भैया, उसके लिए हर बार सिर्फ माँ ही जरूरी होती है। पर तू तो उसकी पत्नी है, तेरी भी कोई अहमियत होनी चाहिए। मैं बस इस घर की एक चीज बनकर रह गई हूँ भैया, इंसान नहीं। यश के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खिंच जाती है। वो अपनी बहन की पीड़ा को महसूस कर रहा था। क्या विक्रम तुझे वक्त नहीं देता? तेरी बात नहीं सुनता? मेरी हर बात अधूरी रह जाती है भैया। माँ के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तू कोई बोझ नहीं है रोमा। अगर वहां तेरी कदर नहीं है तो वहां तेरा क्या काम?
हर बार जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो यही जवाब मिलता है, पहले माँ। मैं तुझे लेने आ सकता हूँ, तो बस एक बार हाँ बोल। नहीं भैया, अब नहीं, पर मैं अब और यहाँ नहीं रह पाऊंगी। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी छा गई, जैसे भावनाएं भी थक गई हो। तो जो भी फैसला ले, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। तुम साथ हो, बस यही हिम्मत है भैया मेरे पास। और क्या, मैं हूं ना, तू अकेली नहीं है रोमा। वो दोनों चुप हो गए। शायद फोन पर कहने को अब कुछ नहीं बचा था, बस समझने को बहुत कुछ बाकी था। फोन कट गया और कमरे में फिर वही सन्नाटा भर गया, लेकिन इस बार सन्नाटा थोड़ी हिम्मत भी साथ लाया। तभी कमरे में रोमा के ससुर आते हैं। बेटा, सब ठीक तो है? आज सुबह की चाय नहीं मिली। सब ठीक है पापा जी, अभी लेकर आती हूँ आपकी चाय। रोमा की मुस्कान में तकलीफ छुपी थी, पर अब ये उसकी आदत बन चुकी थी, दूसरों के लिए झूठी मुस्कान को चेहरे पर लाना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आंखें सूजी सूजी लग रही है। थोड़ी थकान है बस, बाकी सब बढ़िया है। रोमा तेजी से रसोई की ओर बढ़ी। उसकी माँ सविता को अपने साथ घर लेकर आया है। सविता रोती हुई सोफे पर बैठ जाती है। माँ जी बहुत परेशान थी, अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। रोमा, तेरा भाई और उसकी बीवी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? भैया ने आपको निकाल दिया? रोमा का दिल धक से रह गया। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी। मैंने कहा था दामाद जी से कि मुझे मत लाओ यहाँ पर उन्होंने जिद की। माँ जी ने मना किया, लेकिन ये भी तो उनका घर है, इसलिए मैं साथ में ले आया। भैया और भाभी को शर्म भी नहीं आई? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो अपनी माँ की हालत देखकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अब सब ठीक है बेटा, बस तू नाराज मत हो। माँ, आप अब कभी अकेली नहीं रहेंगी, ये मेरा वादा है। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। देखते ही देखते कुछ वक्त गुजर गया। इन दिनों रोमा ने जो देखा वो उसके दिल को छू गया। विक्रम उसकी माँ सविता के लिए वही सम्मान, वही अपनापन दिखा रहा था जो वो अपनी माँ सरोज को देता आया था। माँ जी, आज आपकी पसंद की मूंग दाल की खिचड़ी बना रहा हूँ। अरे दामाद जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? क्यों, आप मेरी भी तो माँ है, और माँ के लिए मैं कुछ कर भी सकता हूँ। सविता की आंखें भर आई। रोमा दरवाजे पर खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म परोस कर लाया हूँ, ठंडा मत होने देना। बेटा, तू तो बिल्कुल अपने जैसा लगा, बिल्कुल हीरा। रोमा की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो दुख की नहीं, सुकून की थी। रोमा ने गुस्से में फोन उठाया और अपने भाई यश को नंबर डायल किया। यश, माँ को घर से निकालती हुए जरा भी शर्म नहीं आई? रोमा, हालात समझ, घर का माहौल सही नहीं था। तो माँ को निकाल देना ही एकमात्र रास्ता था। फोन पर आवाज अब तेज होती जा रही थी, भावनाएं काबू से बाहर हो रही थी। जब देखो तब माँ की चलती है, हमें भी तो सुकून चाहिए कि नहीं? माँ कोई चीज नहीं है जो जब मन हुआ निकाल दोगे। तेरी भाभी बहुत परेशान थी रोमा, मैंने वही किया जो सही लगा। तो तू ही रख लेना अपनी महान माँ को, तुझे ही मुबारक। रोमा का दिल छलनी हो गया। माँ को लेकर इतनी बेरुखी, उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। रोमा ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। कुछ दिनों बाद यश और किरण रोमा के घर आते हैं। अब क्यों आए हो? माँ को घर से निकालकर चैन मिल गया? सुनो रोमा, पहले हमारी बात सुन लो। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते अगर वजह ना होती। तो वजह थी माँ को बेइज्जत करके घर से निकालने की। तू भूल गई थी रोमा कि सास भी किसी की माँ होती है। रोमा अचानक चुप हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे किसी ने सच का आईना दिखा दिया हो। तो विक्रम की माँ को निकालना चाहती थी, हमने तुझे तेरे ही गलती दिखाई। हम जानते थे तुझसे बेहतर कोई अपनी माँ का दर्द नहीं समझेगा। तो ये सब एक प्लान था, सिर्फ मुझे आईना दिखाने के लिए? रोमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी गलती अब सामने थी, बेहद साफ। तो माँ की तकलीफ देखे बिना फैसला कर रही थी, अब महसूस हुआ ना? विक्रम ने तुझसे कभी शिकवा नहीं किया, फिर भी तू उसकी माँ को हटाना चाहती थी। माफ कर दो मुझे, मैंने माँ के रूप को सिर्फ एक रिश्ते में बांध दिया था। वो अपने भाई और भाभी से लिपट कर रोने लगी। इस बार कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ सच्चाई की चुभन थी। अब मैं अपनी सास को सास नहीं, माँ मानूंगी। बस यही तो सुनना था हमें। चलो अब माँ को गले लगाओ, सब कुछ ठीक कर लो। रोमा मुस्कुराते हुए पलटी
और पहली बार सासू माँ को माँ की तरह गले लगाया। रोमा ने सबसे माफी मांगी और विक्रम और सरोज ने रोमा को गले लगा लिया। महेश विला का हॉल आज लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ से शोरगुल की आवाजें आ रही थी, पर इस शोरगुल के बीच एक ऐसा शख्स भी था जिसके लिए आज से हर तरफ सन्नाटा पसरने वाला था, और वो शख्स थी घर की बेटी प्रिया। डरी सहमी प्रिया अपने हाथों को बांधे चोरी छुपे लड़की की ओर देखने की कोशिश कर रही थी। 30 साल का घोड़ा है, पर दिमाग जरा भी नहीं है। अरे भाई, जिस लड़की को देखने आए हो, एक बार उसकी तरफ देख तो लो। हाय हाय, ये कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। पकड़ लिया ना दीदी, ये सही है। ऐसे तो आप कमरे से बाहर आने में भी हिचकिचा रही थी, और अब छुप छुप कर करण जी को देख रही हैं। अरे तो क्या हो गया, जिससे रिश्ता होने वाला है उसे नहीं देखेगी तो किसे देखेगी? निहार ले बेटा, अच्छे से निहार ले। हम बड़ों की तो सारी बातें हो गई है, मुझे लगता है अब नेक कर ही देना चाहिए। जाइए मनीषा जी, पूजा की थाली ले आइए। अरे ऐसे कैसे अंकल जी, अभी तक मैंने प्रिया से बात भी नहीं की है। मैं पहले प्रिया से बात करना चाहूंगा, उसके बाद आगे की देखेंगे। शादी ब्याह की बात है, कोई 2 दिन की तो होती नहीं है। जीवन भर साथ रहना है हमें, और ऐसे में रिश्ते में हड़बड़ी को शुरू में नहीं कर सकता। अरे तो कौन हड़बड़ी कर रहा है करण जी? आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, जैसा आपका हुक्म। आप बोलिए बस। ले जा ईशा बहू दोनों का अंदर कमरे में, जो बातें करनी और कर ले। प्रिया जिस मौके के इंतजार में थी वो मौका उसे मिल जाता है। ईशा प्रिया और करण को कमरे में छोड़कर बाहर आती है। देखिए, अब घबराइए मत, आपके हाथ कांप रहे हैं, आराम से। ऐसे तो मैं ही डर जाऊंगा। तो शुरू कीजिए, आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछिए, मैं तैयार हूँ। पहले ही आप मेरे बारे में सब कुछ जान ले तो अच्छा होगा, वरना बाद में सिर्फ अफसोस रह जाता है। आपको एक 12 साल छोटी लड़की से शादी करने में हिचकिचाहट नहीं हो रही? मतलब कि कहाँ मैं 18 साल की स्टूडेंट और कहाँ आप 30 साल के बिजनेसमैन? कुछ ज्यादा ही फर्क नहीं है हम दोनों में? अरे मुझे नहीं पता था आप अपनी उम्र को लेकर इतनी इनसिक्योर है। 16 पर डन करते हैं। फिक्र मत कीजिए, आपकी एग्जैक्ट एज से कम एज ही बताई गई होगी मुझे। 1 मिनट, आप यहीं रुकिए। प्रिया पीछे मुड़कर अलमारी खोलती है और अपने 10th के एडमिट कार्ड करण को दिखाते हुए कहती है, एज मेंशन है एडमिट कार्ड में। व्हाट नॉनसेंस, इतना झूठ! मुझे तो बताया गया था कि आप 24 साल की है, और मुझे लगा कि कम से कम आपकी उम्र 26 साल की तो होगी। दिन भर कस्टमर डील करते ना आप, और मेरे चेहरे को देखकर मेरी उम्र नहीं भाप पाए। हाँ, मुझे शक तो हुआ था, पर आपकी मम्मी ने कहा कि आपकी कद काठी ही ऐसी है, और ऊपर से आपको कपड़े भी इस तरह पहनाए गए हैं कि उफ। ये सुनते ही करण सीधा कमरे से बाहर जाता है और हॉल के शोरगुल को खत्म करते हुए कहता है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे क्या बात हो गई करण जी? जरूर प्रिया ने कुछ कह दिया होगा। जाइए मनीषा जी, समझाइए उसे, क्या बोल गई है ये? अरे बच्ची है करण जी, अगर गलती से उसके मुंह से कुछ निकल गया है तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आप दोनों एक बार और मिलकर देखिए। सब देख कर ही आ रहा हूँ आंटी जी। कुछ महीने पहले ही आपके बेटे ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी ना, सेलिब्रेशन आफ्टर माई सिस्टर्स 12th बोर्ड्स। मुश्किल से स्कूल खत्म नहीं हुए लड़की के, और आप उसकी शादी करने पर तुल गए। हद होती है किसी चीज की। 12 साल का फर्क हम दोनों में। ऐसे कोई बूढ़ी भी नहीं हो गई प्रिया जो आप ऐसे हड़बड़ा रहे। मुझे खुद के लिए एक मैच्योर लड़की चाहिए, एक स्कूल जाती बच्ची नहीं। चलिए पापा, चलिए मम्मी। और रिश्ता तोड़कर करण वापस लौट जाता है। दरवाजे के पीछे छिपकर सब देख रही प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। करण जी ने तो दिमाग सही चलाया। थैंक गॉड, भगवान मैं नहीं फंसी, वरना ये सब मिलकर मेरा कुचुम्बर बना देते। जानबूझकर नजरें झुकाकर प्रिया कमरे से बाहर आती है। करण जी कहाँ गए मम्मी? नेक की तैयारी करने बाहर गए हैं क्या? तेरा रिश्ता टूट गया बहन। तेरी शादी में मिलने वाले जूते छुपाई के पैसे भी गए मेरे। हाय मेरी फूटी किस्मत। हाँ, तू इसी सब में रह। तेरी पोस्ट के कारण तो हुआ ये सब। फोन चलाने की जगह अगर 12वीं में पढ़ लेता तो 80% मार्क्स तो आ जाते। ओहो क्या भैया, आप मुझे ये बात पहले बता देते ना। 80% लाने से जैसे प्रिया की शादी फिक्स हो रही है, मेरी भी हो जाएगी, तो पक्का मैं 80 क्या 90% ले आता। कभी तो पढ़ने की बात कर लीजिए देवर जी। ये सोचिए आगे क्या करना है। अनपढ़ गवार के पीछे बीवियां नहीं आती। इसी बात पर आज की सभा समाप्त होती है। मैं क्या कहता हूँ पापा, अभी कुछ दिनों के लिए रिश्ते की बात को यहीं रोक देते हैं। एक बार माहौल ठंडा हो जाए बस।
हाँ भाई, तुम जाओ अपनी बहन को संभालो, मैं उस करण की क्लास लगाता हूँ। खुद की माँ तो बाप से 10 साल छोटी है और अपने के वक्त नौटंकी सूझ गई मिस्टर को। 2 दिन बाद रात के 9 बजे पूरा परिवार एक साथ बैठकर कपिल शर्मा शो देख रहा था। तभी प्रिया कहती है, मैं क्या कह रही थी पापा, पहले तो आपने बोला कि शादी होने वाली है इसलिए मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया। अभी तो ये प्लान रुक गया है ना, तो मैं एडमिशन करवा लूं क्या? ठीक है, करवा ले, पर शहर से बाहर जाने की मत सोचना। एक रिश्ता कटा है तो क्या हुआ, मेरे पास ढेरों रिश्ते पड़े। अब तू बाहर रहेगी तो तुझे फोन करके बुलाना पड़ेगा, फिर बात पक्की नहीं हुई तो वापस छोड़ कर आना पड़ेगा। तेरा भाई यही करता रहेगा तो पढ़ेगा कब? ये ऐसे भी कौन सा पढ़ता है पापा, मेरी तो मजबूरी है। ये तो कॉलेज ज्वाइन कर सकता था ना। तू अपना देखना प्रिया, मेरे पीछे क्यों पड़ जाती है? मुझे नहीं करनी यार पढ़ाई, मैं बिजनेस संभाल लूंगा। कल से मैं दुकान आ रहा हूँ भैया। बिजनेस के लिए मैं और पापा काफी है, तेरी पढ़ाई की उम्र है, तू पढ़ाई पूरी कर। एक कॉलेज में बात की है मैंने अपने दोस्त से, ऐसे तो एग्जाम के बिना एडमिशन नहीं होते उसमें, पर 10-12 लाख देकर मैं तुझे घुसा दूंगा। एक बार वहां से डिग्री मिल जाए ना, फिर फ्यूचर सेट है तेरा। और मैं जो 10-12 लाख बचा रही हूँ उसका क्या भैया? अरे बेटा, वो पैसे तेरी शादी में लगेंगे ना। पता नहीं लड़की क्यों पैदा होती है, हर चीज के पहले शादी आकर खड़ी हो जाती है। पर इतने में भी प्रिया खुश थी, क्योंकि अब उसकी लाइफ स्कूल की यूनिफॉर्म से कॉलेज की सिविल ड्रेस में बदलने वाली थी। सुबह 9 बजे शीशे में खुद को निहारते हुए प्रिया अपने बाल संवार रही थी। पूरे 6 महीने हो गए इस लिप ग्लॉस को लिए, अब जाकर यूज कर सकूंगी। ना वो दूध चोटी, ना सुबह उठना। क्या सही है ये लाइफ। कुछ दिनों बाद फ्रेशर पार्टी होगी, एक अच्छा सा वन पीस खरीद लूंगी। इसके पहले मेरी शादी हो, कुछ दिन तो जी लूं। पीठ पर बैग टांगे तैयार होकर प्रिया बस अपने कमरे से पैर बाहर रखती है कि उसकी भाभी ईशा उसे टोक देती है। ये खुले बाल करके कहाँ जा रही है दीदी आप? पूरे 15 मिनट से टचअप चालू है, क्या बात है? वो भाभी आज शैम्पू किया है ना, इसलिए। प्रिया जाकर नाश्ते के टेबल पर बैठ जाती है। एक एक कर घर के बाकी मेंबर्स भी खाने के टेबल पर आना शुरू कर देते हैं। इतने भड़कीले रंग के कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी प्रिया? भड़कीले कहाँ है पापा? कॉलेज गई नहीं कि हरकतें बदलने शुरू हो गए तेरे। नए कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? कॉलेज पढ़ने जाना है या दिखावा करना है? ऐसे ही जाकर फिर लोगों की नजर लगती है। ये टॉप आपने मुझे 3 साल पहले मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था मम्मी, इसके नीचे एक होल भी हो गया है। मैंने सोचा कुछ दिन बाहर पहन लेती हूँ, फिर घर पर निकाल लूंगी। अपने परिवार के सदस्यों के टोका टोकी से प्रिया का मन दुख हो जाता है और वो जाकर ड्रेस चेंज कर लेती है और बाल बांधकर कॉलेज चली जाती है। ये पहली बार नहीं था, प्रिया बचपन से ही इस माहौल को देखते आई थी। तब तो सब कुछ बचपने में ही निकल गया, पर अब धीरे धीरे उसे चीजें समझ में आ रही थी। 1 महीने बाद, अरे यार मम्मी, और कितने कपड़े भरोगे और कितना खाना? पुणे में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ना कि खाने। जैसे कि पढ़कर टॉप करके आएगा तू। रहने दीजिए मनीषा जी, 2 कपड़ों में ही भेज दीजिए इसे पुणे। वहां लोग इसे भूखा नंगा समझकर इसका मजाक उड़ाएंगे ना, वही सही रहेगा इसके लिए। पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रेम। अब यहाँ की तरह वहाँ तुम अपने बड़े भैया के कपड़े तो पहन नहीं पाओगे। नया शहर है, नई जगह है, क्यों किसी के आगे कम दिखना? हमारे कपड़े हमारी पहचान दिखाते हैं। ये सब देखकर प्रिया वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने लैपटॉप पर मूवी देखते हुए सो जाती है। एक रोज प्रिया अपने कॉलेज के लेक्चर में होती है कि तभी उसकी नजर उसके फोन पर पड़ती है। 12 मिस कॉल। अरे भाई, क्या बात है, फिर से कोई रिश्ता आ गया क्या? हे भगवान। प्रिया फौरन क्लास से बाहर जाकर अपने भैया को कॉल बैक करती है। अरे कहाँ रह गई थी तू? इतना वक्त लगता है क्या फोन उठाने में? वो भैया, मैम लेक्चर ले रही थी। हाँ, जैसे तुम ही कॉलेज गई हो, हम तो कॉलेज कभी गए नहीं। देख, मैं ये कह रहा था कि तुम कॉलेज में ही रहना, मैं तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूंगा। आज लंच बाहर करने का प्लान है। अरे वाह भैया, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तो वो नया लव इज इन द एयर चलते ना, उसका इंटीरियर बड़ा सही है। नहीं, उस रेस्टोरेंट में कभी किसी और वक्त चलेंगे। इस बार तो तेरी भाभी ने कहीं और का प्लान कर लिया है। 2 दिन से मैं कह रही थी बाहर खाने चलते हैं, तब किसी ने हामी नहीं भरी, और आज भाभी का मन हो गया तो सब बाहर जा रहे हैं। सही है। कभी पापा के मन के ढाबे पर जाते हैं, कभी मम्मी के मन का खाना घर पर बैठकर खाते हैं। भैया अपने दोस्तों के साथ अपने मन की ट्रिप पर चला जाता है और भाभी की इच्छा पूरी करने के लिए तो पूरा घर लगा रहता है। शायद इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ
जिसका ना ओपिनियन मैटर करता है ना ही चॉइस। सुशील पूरे परिवार को पिक करता हुआ रेस्टोरेंट पहुंचता है। रेस्टोरेंट पहुंचते ही महेश अपने फोन से यहाँ वहां की वीडियो बनाने लगता है और बाकी सब फोटोशूट में लग जाते हैं। भाभी ने भड़कीले रंग के कपड़े पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी, मैं कुछ भी पहनूं तो तुम चेंज करने को बोल देती हो, ऐसा क्यों? अपना घर छोड़कर आई है वो, अब उसके कपड़े पहनने में भी रोक टोक लगा दे क्या हम? अपने घर वालों का ये दोहरा रूप देखकर प्रिया कोने में जाकर बैठ जाती है। अब ये प्रिया को क्या हो गया सुशील, जब से आई है एक शब्द भी नहीं बोल रही है। हुआ होगा कॉलेज में कुछ, कॉलेज के ड्रामे कम होते हैं क्या? उसे छोड़िए, आप फोटो लीजिए। आप लोग घूम फिर कर मेरे कॉलेज के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? जाना ही नहीं है मुझे कॉलेज। ये कहकर प्रिया रेस्टोरेंट में ही रोने लगती है। ओहो हो गया बेड़ा गर्क, गई इज्जत। मेरी फ्रेंड का रेस्टोरेंट है ये दीदी, यहाँ तो तमाशा नहीं करना चाहिए था आपको। जितनी बड़ी होती जा रही है आप, उतना ही बचपना बढ़ता जा रहा है आप में। और अपने परिवार के सदस्यों के ऐसे बिहेवियर के कारण धीरे धीरे प्रिया के अंदर का कॉन्फिडेंस और लाइफ की ओर उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। अब वो कॉलेज भी ज्यादा जाती नहीं थी, ज्यादातर वक्त घर पर ही रहती थी। रविवार की सुबह प्रिया के फोन पर उसकी फ्रेंड निकिता का कॉल आता है। हेलो प्रिया, हम सारे फ्रेंड्स ना आज हाइकिंग करने की सोच रहे हैं, तू चलेगी क्या? नहीं यार, मैं जाकर क्या करूंगी, तुम सब जाओ। अरे चलना यार, तू कहीं जाना ही नहीं चाहती। मूवी या पिज्जा पार्लर नहीं जा रहे हम, कॉलेज के पीछे वाली पहाड़ी पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, शाम तक लौट भी आएंगे। कोई लड़का भी साथ में नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं। तू ही तो कहती है तुझे पहाड़ और जंगल बड़े पसंद है, चलना यार, मजा आएगा। इतने दिनों से उदास प्रिया जरा सी मुस्कान लिए बस अपने कमरे के बाहर पैर रखती है कि अपने खुद के घर वालों की शक्ल देखकर उसके अंदर की वो खुशी मर जाती है। पूछकर कोई फायदा ही नहीं है, जैसे ही कुछ कहूंगी घर वाले किसी न किसी चीज का हवाला देकर मना कर देंगे। क्या करूं? अरे बेटा उठ गई तू? मैं क्या कह रही थी, आज तेरी भाभी को ना किटी पार्टी में जाना है और मुझे सत्संग में, और ये काम वाली ना आज 11 बजे के बाद आएगी, तो तू दूध वाले से दूध ले लेना और काम वाली से काम करवा लेना। कोई जब तक इसके सर पर खड़ा ना रहे ना, इससे काम नहीं होता। पर मुझे भी तो कोई काम हो सकता है ना मम्मी, मतलब आज तो दुकान भी बंद है, भैया भी तो करवा सकते हैं ये सब। वो मैंने सोचा है कि आज अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करूंगी। 6 दिन काम करता हूँ भाई मैं, संडे को मुझसे काम नहीं होगा। फिलहाल मेरा सोने का प्लान है और पता नहीं कब किस फ्रेंड का फोन आ जाए और बाहर का प्लान बन जाए। तो ये दूध वाले और काम वाले की जिम्मेदारी मेरे सर पर मत रख देना मम्मी। तेरे पापा को तो जानती है ना बेटा, वो कहीं भी 2 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकते, तो घर को तो तुझे ही संभालना पड़ेगा। मुझे पता है तू मेरी सबसे सयानी बेटी है, तू सब काम करवा देगी। मेरी तो लाइफ ही नहीं छोड़ी किसी ने, दिन भर चुपचाप कोने में बैठी रहती हूँ, उसमें भी इन्हें प्रॉब्लम है, किसी को मेरी पड़ी नहीं है। अगर मैं लड़का होती तो ये प्रॉब्लम्स होती ही नहीं, मैं अपनी लाइफ जी पाती। काश भगवान तूने मुझे लड़की बनाया ना होता। सभी प्रिया के ऊपर ही घर को छोड़कर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और प्रिया हाइकिंग पर नहीं जा पाती। बस बहुत हुआ, इस तरह तो मैं डम हो जाऊंगी, फिर एग्जाम में क्या लिखूंगी, और अगर कम मार्क्स आए तब तो ये लोग पक्का मेरी शादी करने का बहाना ढूंढ लेंगे। मैं इतना नहीं टूट सकती। अपने जोश को वापस से जिंदा कर प्रिया पढ़ाई में लग जाती है और ग्रेजुएशन में पूरी यूनिवर्सिटी टॉप कर जाती है। आज प्लेसमेंट डे है बहन, बड़ा डर लग रहा है मुझे, मेरी जॉब नहीं हुई तो। मुझे भी डर लग रहा है, अगर मेरी जॉब लग गई तो क्या होगा, घर वाले तो मुझे नौकरी करने देंगे नहीं। वैसे तो तेरे घर वाले 12वीं के बाद तेरी शादी कर रहे थे, पर भगवान की दया से तू ग्रेजुएट हो गई ना, दे दे इंटरव्यू, आगे की आगे सोची जाएगी। और पहली बार में ही प्रिया को 10 लाख की पैकेज की नौकरी मुंबई में लग जाती है। उदासी के साथ प्रिया अपने घर पहुंचती है। घर पर कोई दिख ही नहीं रहा, कहाँ गए सब? ये किचन से रोने की आवाज किसकी आ रही है? प्रिया अपने किचन में जाती है और देखती है उसकी भाभी एक कोने में खड़ी फूट फूट कर रो रही है। क्या हुआ भाभी, अब रो क्यों रही है? सही बात है दीदी, मशीनों को तो रोना भी अलाउड नहीं होता, और शायद मुझे भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बहू के चेहरे की चमक जरा भी फीकी पड़ जाए तो लोग ताने देने लगते हैं। सास ससुर से बनती नहीं क्या? और अगर सास ससुर को ताने मिल गए तो बात मायके तक पहुंचते देर नहीं लगती, फिर मायके वाले भी आपको ही बातें सुनाते हैं। क्या कर रही हो अपनी जिंदगी का? सास से कुछ सीखो, निभाना सीखो। दीदी, एक बार जब मायके से बेटी को विदा कर दिया जाता है ना,
तो फिर माँ भी बेटी का पक्ष लेने से कतराती है, क्योंकि समाज को बेटी की मुस्कुराहट नहीं उसके हालात दिखते हैं, और हालातों का दोष भी उसी को दिया जाता है। आप तो हमेशा खुश दिखती थी भाभी। शादी को 7 साल हो गए हैं। इन 7 सालों में 7 करोड़ बार मम्मी जी बच्चे की गुहार लगा चुकी हैं। अब कहाँ से लाऊं मैं बच्चा? कभी कभी तो लगता है मेरा अस्तित्व इसको के आगे है ही नहीं। हाँ भाभी, वो तो है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने शादी करके। जब पति से पैसे मांगने पड़ते हैं और उस वक्त पति मजाक में आपकी इंसल्ट कर देता है, तब जो गुस्सा आता है ना, उसे खून के घूंट की तरह पीना पड़ता है। सुशील दिन में 10 बार कह देते हैं, सारे खर्चे उठाता हूं मैं तुम्हारे, तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे सकते। काश मैं उस वक्त पढ़कर जॉब ले लेती, तो आज कम से कम दोनों तरफ के धक्के तो नहीं खाने पड़ते। आप तो शादी ही मत कीजिएगा दीदी। तो किसे करनी है अभी शादी? मेरी जॉब लग गई है भाभी, पैकेज 10 लाख रुपए का है। पर जैसे ही मम्मी को इस बारे में पता चलेगा ना, वो फिर से लड़का देखना शुरू कर देंगी। जॉब लग गई है ना दीदी, तो फिर यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। मेरा एक कजिन मुंबई में रहता है, उससे बात करके आपके रहने खाने का इंतजाम करवा देती हूँ। आप यहाँ से चली जाइए, 2-3 महीने में सब शांत हो जाएगा। आप ये क्या कह रही हैं भाभी? और जो बदनामी होगी मेरे पीछे, जो हंगामा होगा, उसका क्या? इस घर के लोगों को अपनी इज्जत की बड़ी परवाह है। ये खुद बाहर जाकर किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे, उल्टा सबसे कह देंगे हमारे बेटे को नौकरी लगी थी, हमने उसे बाहर भेजा है। आप ना दूसरों की फिक्र करना छोड़ दीजिए। इस घर में लोग सिर्फ खुद की सोच रहे हैं। और अपने अस्तित्व के लिए लड़ती प्रिया आज आजाद हो जाती है। जैसा ईशा ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। कुछ महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। शिखा खूब सोया करती, इतना कि घर वाले उसे उठा उठा कर परेशान रहते। शिखा, कौन शादी करेगा तुझसे? सारा दिन सोती रहती है ये लड़की। अरे सास ऐसी चीज होती है, उठते ही मुंह में गर्मा गर्म चाय ना डालो ना तो सारी आग बहू पर निकाल देती है। हाय रे माँ, मशीन ले लेंगे चाय बनाने की, बटन दबाएगी चाय निकल आएगी उसके लिए। क्या जरूरत है सुबह उठने की? बेटा, मशीन तो हर काम कर देती है, लेकिन खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना। क्या हमारा जन्म सिर्फ सोने के लिए हुआ है बेटा? अरे क्या बोले जा रहे हो? इसे सीधी बात तो समझ में आती नहीं, उल्टी बात बड़ा समझेगी। माँ पिता शिखा की देर तक सोने की आदत से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन करते क्या, बचपन से ही जो आदत डाल दी थी वो कैसे छूटे। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ये ले, तेरा लंच रखा है, ले ले। शिखा के जाने के बाद दरवाजे में एक साधु आता है। आइए महाराज। माँ साधु को खाना देती है। बेटा, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो। महाराज जी, मेरी बेटी देर तक सोती है, कोई उपाय बताए जिससे वो जल्दी उठने लगे। इतनी सी बात बेटा, ये है मेरा YouTube चैनल। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, उसमें मैं बताता हूँ सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे। तेरी बेटी देखेगी तो इंस्पायर होगी, और क्या, सुबह जल्दी उठेगी। अलख निरंजन। बाबा चले जाते हैं। माँ को भी आइडिया ठीक लगता है कि वो बेटी को ये दिखाकर जल्दी उठने की आदत डाल देगी। माँ तुरंत लिंक अपनी बेटी से शेयर करती है और नीचे लिख देती है मस्ट वॉच। ओहो माँ भी ना, पहली बार, लेकिन कुछ भेजा तो है, देख ही लेती हूँ। लेकिन ये क्या, जैसे ही सुबह जल्दी उठने के 10 फायदे मोटिवेशनल बाबा जी को देखती है तो इम्प्रेस हो जाती है। अगली सुबह, सुनिए तो, घर में चोर आ गया है, उठिए ना। कहाँ है चोर? बचाओ बचाओ। हे भगवान, उठिए और पड़ोसियों को फ़ोन करके बुलाइए, जाइए। पिता किसी तरह उठता है और फ़ोन देख रहा होता है कि एक बात समझ में नहीं आई, ये चोर गैस क्यों जलाएगा? अरे क्या पता भूखा चोर हो, तुम पड़ोसियों को बुलाओ ना। पिता पड़ोसियों को फ़ोन कर देता है। पड़ोसी बैल बजाते हैं और फिर वो आवाज़ आती है जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। पापा, माँ कोई है दरवाजे में, खोलो ना, मैं पानी गर्म कर रही हूँ। हैं? चोर तो शिखा की आवाज़ निकाल रहा है। और तुम पागल हो गई हो,
शिखा की ही आवाज़ है। लग रहा है वो जल्दी उठ गई है। पिता बाहर आता है। वो पड़ोसियों को समझाकर वापस भेजता है। शिखा, क्या हो गया? तू ठीक तो है ना बेटा? शादी की उम्र में ये पगला तो नहीं गई ना जी? लग तो रहा है ऐसा ही। बेटा, प्यार में धोखा तो नहीं मिला ना? तू सो क्यों नहीं रही? धोखा और मेरी बेटी को हाथ न काट दूं उसका। कौन है बेटी, बता एक बार मुझे। शिखा सर पर हाथ रख लेती है। आप लोगों की दिक्कत क्या है? मैं सोती थी तो कहते थे सोती रहती है, अब सुबह उठ रही हूँ तो प्यार में धोखा। हटो तुम दोनों। बात तो शिखा सही बोल रही है। जब देर तक सोती थी तो आपको प्रॉब्लम थी, अब उठ रही है तो वो भी हमसे देखा नहीं जा रहा। खैर, शिखा को सुबह उठने के साथ एक शौक और लग जाता है। वो है मोटिवेशनल वीडियो देखने का। बेटा, ये क्या है? सारा दिन क्या देखा करती है? और कल तो तू 6 बजे ही उठ गई थी। हाँ माँ, वो क्या है ना, मैंने देखा था जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम पूरी दुनिया से आगे होते हैं। समझी माँ? मैं तो सोचती हूँ कि मैं अब अपनी सारी पढ़ाई लिखाई सुबह ही किया करूँगी। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता सुबह में। हाँ बेटा, ये तो है, लेकिन सुबह 6 बजे? चल ठीक है, कोई बात नहीं। शिखा सुबह उठती और पूरे घर में खटर पटर की आवाज़ करनी शुरू कर देती, जिससे बाकी के घर वाले डिस्टर्ब होते। ये क्या है? सुबह सुबह मिक्सी क्यों चलती है? अरे वो शिखा वेजिटेबल जूस बनाती है ना, इसलिए। अरे ये रोज रोज सुबह की खटपट के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। कोई तो उपाय बताओ। उपाय तो बस ये है कि आप इसकी शादी कर दीजिए। कोई कमी नहीं रही अब हमारी बेटी में, क्यों? पिता को माँ की बात 16 आने सही लगती है और माँ पिता किसी तरह शिखा की शादी के लिए एक घर देख लेते हैं, जिन्हें जल्दी उठने वाली बहू चाहिए होती है। शादी के बाद ससुराल में। अरे शिखा, शिखा, क्या ये मोबाइल देखती रहती हो तुम सारा दिन? सो जाओ, फिर उठती भी जल्दी हो। आपको पता है, ये वीडियो देखो। अरे कैसे सुबह के 3 बजे उठने के 10 फायदे बताए हैं। अरे पागल हो क्या? सुबह के 3 नहीं, रात के 3 बजते हैं, ये भी नहीं पता? लेकिन शिखा जो कि 6 बजे उठती थी, वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर से प्रसन्न होकर रात की 3 बजे उठना शुरू कर देती है। बहू आधी रात को कहाँ जा रही है? माँ जी, वो क्या है ना, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि हम दुनिया से आगे होते हैं। मैं मंदिर जा रही हूँ और फिर उसके बाद दूध नहीं है तो मैं दूध लेने जाऊँगी। बहू निकल जाती है रात के अंधेरे में मंदिर और फिर दूध लेने के लिए। लेकिन ये क्या, सभी सो रहे होते हैं और रास्ता पूरा सुनसान होता है। पहले बहू मंदिर जाती है। अरे ये क्या, मंदिर तो खुला भी नहीं है। मुझे तो शिवजी पर जल चढ़ाना था। बहू कलश में जल लेकर शिवजी पर अर्पण करने वाली ही होती है कि पंडित जोर से चिल्लाता है, ए लड़की, क्या कर रही है? शिवजी सो रहे, क्यों परेशान कर रही है उन्हें? सो रहे? अरे सुबह भोर में आपको तो आरती करनी चाहिए, नहा धोकर पूजा पाठ, मंदिर घंटियों से गूंजना चाहिए। लेकिन आप तो बहुत आलसी हैं। सुन लड़की, हमें पंडित आई ना सिखा, 4 पुश्तों से ये काम कर रहा है। रात्रि काल इनका समय है, तो जा, सुबह आना जा। मंदिर तो बंद होता है, ऊपर से डांट भी पड़ गई। बहू घर वापस आ जाती है। वो चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस जलाती है, ये क्या, अरे दूध, वो तो है नहीं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, दूध लेकर आ जाती हूँ। वहीं घर में खटर पटर से सास और पति उठ जाते हैं। बहू क्या कर रही है? आधी रात को बाहर मत निकल, ठीक नहीं है बेटा। माँ ठीक बोल रही है शिखा, सुबह उठना ठीक है, लेकिन इतनी भी सुबह नहीं कि लोगों को परेशानी हो। सो जाओ, चलो। हाय रे, नहा धोकर सो जाओ। ना ना, मैं तो चली दूध लेने। वैसे भी मैं दुनिया से आगे निकल जाना चाहती हूँ। खैर, बहू तो निकल जाती है, लेकिन पति और सास को शिखा की चिंता होती है। माँ, मैं भी जा रहा हूँ इसके पीछे। हाँ बेटा, लेकिन कब तक? ये तो इसका रोज का ही नाटक हो गया। बहू दुकान में जाती है दूध लेने, लेकिन अरे ये क्या, ये शटर तो गिरा हुआ है। दुकान वालों को भी क्या है, अरे ग्राहक आया है, फिर भी इन्हें कुछ पड़ी नहीं।
भैया दुकान खोलो। बाहर सो रहे दुकानदार को सुबह जल्दी उठने वाली शिखा बहुत जोर जोर से आवाज़ देती है, लेकिन गहरी नींद में सो रहा दुकानदार उसकी एक नहीं सुनता। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। अरे इतनी देर से सोकर उठता है क्या कोई? तभी तो आज तक सिर्फ एक दुकानदार बनकर रह गया ये। बहू का मोटिवेशन रात के 3 बजे उठने का इतना हाई होता है कि क्या ही बोलना। वो बिना दूध लिए घर वापस आ रही होती है कि उसे कुछ चोर दिख जाते हैं। हे भगवान, चोर! भगवान, चोर! अब मैं कहाँ जाऊँ? उधर चोरों की नज़र गहने में लदी हमारी शिखा बहू पर पड़ती है। अरे वो देखो हमारी किस्मत, खुद लक्ष्मी चली आ रही है। अरे वाह वाह, असली गहने। आज तो ना कोई ताला तोड़ना पड़ा, ना दीवार कूदनी पड़ी। बहू चोरों को देखकर भागने लगती है तो चोर उसे घेर लेते हैं। कहाँ भागी जा रही है आधी रात को? हैं? चला जल्दी से सारे गहने हमारे हवाले कर दो। नहीं नहीं नहीं, सुबह सुबह चोरी? देखिए ये सही नहीं है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। सुबह सुबह रात के 3 बजे ये कौन सी सुबह होने लग गई भाई? चल जल्दी से सारे गहने दे। बहू रोने लगती है। हाय रे, मैं कितनी गलत थी। जल्दी उठना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं। रात को तो चोर उचक्के मिल रहे थे। कितनी मुश्किल से माँ ने ये गहने दिए थे। बहू गहने उतार कर चोर को दे ही रही थी कि पीछे से पति आ जाता है। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। और भाई साहब जरा पीछे देखिए, तुम लोगों के पीछे पुलिस है। चोर पीछे देखते हैं तो पुलिस खड़ी होती है। दोनों मियाँ बीवी घर आ जाते हैं। भला हो भगवान का जो आप आ गए, नहीं तो मेरे लाखों के जेवर चले जाते। आधी रात को निकलोगी बहू तो यही होगा ना। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, अब मैं समझ गई हूँ। जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि आधी रात को ही उठा जाए। सीमा की अभी नई नई शादी हुई थी और आज ससुराल में उसका पहला दिन था, इसलिए सीमा थोड़ी घबराई हुई थी। और उसका ये डर तब बढ़ जाता है जब उसकी सास विमला उसे सबके लिए खाना बनाने को कहती है। बहू, आज तेरा घर में पहला दिन है और तेरी पहली रसोई भी, तो आज तुझे ही सबके लिए खाना बनाना होगा। माँ जी, आज से ही क्यों? अभी से मेरी तरह सीमा भी घर संभालेगी। क्यों सीमा जी? अरे अब अपनी देवरानी से काम की ही बातें करेगी या उसे रसोई घर भी दिखाएगी? बहू अभी नहीं है, उसे कुछ पता नहीं कि रसोई में क्या चीज़ कहाँ रखी है। जाकर उसे एक बार समझा दे ताकि बहू को कोई दिक्कत ना हो और वो आसानी से खाना बना सके। हाँ माँ जी, ले तो जा रही हूँ। चलो सीमा, मैं तुम्हें इस घर का किचन दिखाती हूँ। अब नैना सीमा को रसोई घर में ले जाती है और रसोई घर में रखी सारी चीज़ें दिखा देती है। इधर देखो, ये राशन का सामान रखा है, आटा, चावल, दाल, सब कुछ। और ये दूसरी साइड पर मसाले की चीज़ें रखी है। सो आई होप कि अब तुम्हें सब समझ में आ गया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं। हाँ दीदी, मुझे सब पता चल चुका है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ग्रेट, चलो अच्छी बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। अगर मैंने काम पूरे नहीं किए तो माँ जी मेरी खाट खड़ी कर देगी। तुम आराम से खाना बनाना और डरना मत। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। हाँ, इतना बोलकर नैना वहाँ से चली जाती है। नैना के जाने के बाद सीमा परेशान रसोई में एक जगह पर खड़ी हो जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया आपने। मैंने तो मायके में कभी रसोई में पैर भी नहीं रखा। मुझे तो अपना घर का सामान भी पता नहीं कहाँ रखते हैं। आज तक मैंने पानी गर्म नहीं किया और ससुराल में सबके लिए खाना कैसे बनाऊंगी। और दीदी बोल रही थी अगर काम समय पर नहीं हुआ तो माँ जी उनकी खटिया खड़ी कर देंगी। अगर घर वालों को पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मेरा क्या होगा। सीमा इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर परेशान होती है और खाना बना नहीं पाती। कुछ देर बाद जब नैना रसोई में आती है तो वो देखती है अब तक सीमा ने कुछ नहीं किया। ये देखकर नैना बड़ी हैरान होती है और सीमा से कहती है, सीमा, इतना टाइम हो चुका है, कुछ देर बाद सभी लोग खाने के लिए आ जाएंगे और तुमने तो अब तक खाने को हाथ भी नहीं लगाया। वो दीदी,
क्या हुआ सीमा, बहुत परेशान लग रही हो? कोई परेशानी है क्या, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा? जो भी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दीदी आप जो कहोगी मैं वो करूंगी, पर प्लीज घर में किसी को कुछ मत बताना। दरअसल बात ये कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने आज तक पानी भी गर्म नहीं किया, खाना कैसे बनाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मेरा पहला दिन है और पहले ही दिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। अगर घर वालों को पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो क्या होगा? क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, मुझे तो बता सकती थी ना। चलो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। तुम मेरे साथ खड़ी रहो और मेरी मदद करवाओ। सारा खाना मैं बना दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह नैना अपनी देवरानी की मदद करती है और खाना बनाकर सबके लिए बाहर ले जाती है। घर के सभी लोग खाना खाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं, साथ ही साथ सीमा की भी। वाह बहू वाह, तुम्हारे हाथों में भी बड़ी बहू का स्वाद है। आज का खाना खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माता अन्नपूर्णा साक्षात हमारे घर में आ गई हैं। बहू, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे हाथों का खाना भी बिल्कुल नैना बहू की तरह है। हमारी नैना बहू भी बिल्कुल ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब तो कभी नैना बहू खाना बनाएगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि आखिर खाना बनाया किसने है। माँ जी, मैं भला दीदी की बराबरी कैसे कर सकती हूँ? आप प्लीज़ ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं दीदी से अच्छा खाना बना ही नहीं सकती। उन्होंने कहा सीमा कि तुम मुझसे अच्छा खाना नहीं बल्कि आज तुमने ठीक वैसा ही खाना बनाया है जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे तो इस तरह नैना सीमा की इमोशंस को सबके सामने आने से रोक लेती है। अब सभी खाना खाकर सीमा को इसका इनाम देते हैं। ससुराल वालों का प्यार देखकर सीमा बहुत खुश होती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब भी सीमा के बदले नैना ही खाना बनाती और सभी घर वाले यही सोचते हैं कि खाना सीमा बनाती है। ऐसे ही एक दिन नैना और सीमा दोनों ही रसोई में होती है। तभी वहाँ विमला आती है और नैना से कहती है, नैना बहू, मैं देख रही हूँ जब से तेरी देवरानी आई है तो महारानी बनती जा रही है। अरे बेचारी सीमा बहू घर का भी काम करती है, फिर खाना भी बनाती है, और तू है जो उसके साथ सिर्फ खड़ी होकर गप्पे मारती है। यह नहीं कि थोड़ी अपने सास ससुर की सेवा कर दे। माँ जी, मैं हूँ ना, बताइए क्या हुआ? मैं आपकी मदद करती हूँ, चलिए। अरे बहू, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा दिन काम करती है तू, मुझे सब नज़र आता है। नैना बहू, चल मेरे साथ और मेरी दवाई ढूंढ। तूने ही रखी थी, मिल ही नहीं रही। जानती है ना अपने ससुर का गुस्सा। अगर मेरी दवाई छूट गई तो वो मुझे छोड़ देंगे इस उम्र में। सीमा, मैं अभी आती हूँ। हाँ, वैसे मुझे लगता है कि खाना बन गया है। तुम्हें गैस बंद कर देना चाहिए, और पकाओगी तो शायद जल जाएगा। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? अरे ना बहू, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे सीमा बहू को कुछ आता ही नहीं। अरे वो देख लेगी खाना बना नहीं बना। चल तू मेरी दवाई देख। नैना जाते जाते इशारों में सीमा को बता जाती है और सीमा अपनी जेठानी के कहे अनुसार गैस बंद कर देती है। इस तरह से एक बार फिर नैना सीमा को बचा लेती है। पर कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विमला की बहन उससे मिलने घर आती है। सीमा बहू, जल्दी से अपनी मौसी सास के लिए कुछ मीठा बना कर ले आओ। क्या? कुछ मीठा? अब क्या करूं? दीदी भी मार्केट गई है और अब तक तो मैं सिर्फ दाल चावल बनाना ही सीख पाई हूँ। मीठा कहाँ से बनाऊं? मौसी सास को भी आज ही आना था। ये तो हमेशा दीदी के खानों में नुक्स निकालती है और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अरे सीमा बहू, यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ, जाकर कुछ बना कर लो, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो सूजी का हलवा ही बना दो।
वैसे मेरी बहन को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। जी जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। सीमा ये कहकर किचन में हलवा बनाने के लिए चली जाती है, पर उसने तो आज से पहले सूजी का हलवा कभी बनाया ही नहीं था, और वो तो ये भी नहीं जानती कि सूजी होता क्या है। पर फिर भी YouTube की मदद से वो सूजी का हलवा बनाने की कोशिश करती है, पर उसकी सारी कोशिश फेल हो जाती है। काफ़ी देर हो जाती है, पर सीमा अब तक हलवा बनाकर लेकर नहीं आती, इसलिए विमला खुद रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर सूजी ही सूजी है। कढ़ाई घी से भरी पड़ी और सीमा अपना जला हुआ हाथ लेकर रो रही है। बहू, तूने अपना और रसोई का क्या हाल कर रखा है, और तेरा हाथ कैसे जल गया? तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे जिंदगी में पहली बार तूने खाना बनाने की कोशिश की हो। दीदी, आपकी बहू की हालत देखकर मैं साफ साफ कह सकती हूँ, ये झूठ बोल रही है। ये खाना बनाना जानती ही नहीं। आज पहली बार इसने सच में खाना बनाने की कोशिश की है। क्यों रे, सही कह रही हूँ ना मैं? अब सच सच बोल भी दे। माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं ये सच और नहीं छुपा सकती। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं डरती थी अगर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो आप लोग मुझे ताने देते, मेरी माँ को शर्मिंदा करते और मुझे रोहित जी से दूर कर देते। अभी तक आप लोग जो खाना खा रहे थे वो दीदी बनाया करती थी। सीमा को रोता देख विमला उसके आंसू पोंछती है और उसके जले हुए हाथ पर दवाई लगाकर कहती है, सीमा बहू, बॉसी सास की बातों का बुरा मत मानना, उसकी तो जुबान ही ऐसी है। पर तुझे डर किस बात का था? अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो बोल देती। अगर सच बता दिया होता तूने तो आज तेरा हाथ नहीं जलता। चल अब रोना बंद कर। ना मैं तुझे कुछ कहूँगी और ना ही बड़ी बहू को, बस। विमला का प्यार और उसकी बातें सुनकर सीमा अपनी सास को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सीमा के मन से सारा डर खत्म हो जाता है और धीरे धीरे वो खाना बनाना सीखने लगती है। और आखिरकार एक दिन सीमा अपने हाथों से अकेले सबके लिए खाना बनाती है। अब नहीं होता मुझसे काम। 3 बेटों की माँ हूँ मैं, पर देखो आज भी काम कर रही हूँ। अरे मम्मी, तुम भी ना क्यों करती हो इतना काम जब होता नहीं तो? कल ही मैं खाना बनाने वाली रखवा देता हूँ। बस बोल दिया तूने। अरे कुक रखने से क्या होता है, वहीं खड़े रहो, एक एक काम बताओ उसे, तब जाकर वो कुछ करेगी। और तुम्हारे पापा किसी और के हाथ का खाना खाना नहीं चाहते? मम्मी, अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना। अरे तू नहीं जानता बेटा, उनकी निगरानी रखनी पड़ती है, वरना इनका क्या है, चोरी करके ले जाए राशन, नुकसान तो हमारा होगा। कोई नोटों की गड्डियाँ तो रखी नहीं घर पर, क्या अगर कुछ चला भी जाए तो अफसोस ना हो। अरे भाई, बचत करके चलना पड़ेगा ना। तो और क्या उपाय है मम्मी? बहू ले आओ बस। तुम्हारी दादी तो 30 की उम्र में चौके चूल्हे से दूर हो गई थी, और मैं 60 की उम्र में भी खाना पका रही हूँ। मुझे भी तो आराम चाहिए। कितने सपने थे मेरे, पर तुम लोग हो कि शादी के लिए तैयार ही नहीं होते। ठीक है मम्मी, देख लो लड़की, ले आओ बहू, देखता हूँ कौन तुम्हारा काम हल्का करती है। आजकल बहुओं से खाने की उम्मीद करना हवा में महल बनाने के समान है। अरे कुछ नहीं देगी तो सुबह की चाय तो दे ही देगी ना, बाकी काम मैं निकलवा ही लूँगी। इस उम्र में मुझसे अब लड़की नहीं देखी जाएगी। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, लड़की तो मैंने पहले ही देख रखी थी, बस अमन की हाँ का इंतज़ार था। एक कप चाय तो पिला दे सुजाता। अरे बहू ही पिलाएगी अब। सुजाता अपनी पसंद की लड़की से अमन की शादी करवा देती है। शादी के दूसरे दिन, क्या बात है, बहू अभी तक उठी नहीं? 10 बज गए। सुबह की चाय के बिना पेट क्लियर नहीं होता मेरा। अरे कल तो शादी हुई है, थक गई होगी बेचारी, क्योंकि काजल की माँ ने कहा था कि 4 बजे के बाद 1 मिनट भी बिस्तर पर नहीं रहती वो। कुछ ही देर बाद काजल कमरे से बाहर आती है। आप लोग उठ भी गए इतनी सुबह? अरे बेटा, हम लोग तो 4 बजे ही उठ जाते हैं। इतनी सुबह उठ के करते क्या है? अरे बाबा, मैं तो आज तक 10 बजे के पहले उठी ही नहीं।
तो स्कूल कैसे जाते थे भाभी आप? मेरा तो डे स्कूल था ना देवर जी। समधन जी ने कहा था कि तू 4 बजे के बाद बिस्तर पर नहीं रहती, तो मतलब उन्होंने झूठ कहा? नहीं नहीं मम्मी जी, मॉम ने सच ही तो बताया। दोपहर को मैं 2-4 बजे तक ही सोती हूँ, कभी 5 नहीं बजने दिया मैंने। 10 बजे उठने के बाद तो फिर से 2 बजे सो जाती है बहू। हे भगवान। क्यों मम्मी, चाय नहीं पियोगी क्या? बेचारी सुजाता, उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया था। अब तो उसे 4 नहीं 5 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि काजल तो खाना बनाने के वक्त सोई ही रहती थी। एक दिन सुजाता के दूसरे बेटे रणवीर का कॉल आता है। मम्मी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल बेटा। मम्मी मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, बहुत भोली भाली है। हैं? कौन लड़की? वो तो अभी देख लेना। ये कहकर रणवीर फोन रख देता है और गले में वरमाला पहने अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर आ जाता है। तो सुजाता, अब क्या लगता है, मिलेगी चाय? नमस्ते पापा जी। तूने हमें बिना बताए शादी भी कर ली रणवीर? मम्मी अंजलि मेरे बॉस की बेटी है, सर तो रेडी ही नहीं हो रहे थे तो हमने छिपकर शादी कर ली। अंजलि बेटा, खाना वाना बना लेती हो ना? हाँ आंटी, खाना खा लेती हूँ, बनाते तो कुक थे ना घर पर। सुजाता सर पीट लेती है। अब उसे 2 और लोगों का खाना जो बनाना था। बेचारी सुजाता। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और इन दिन गुस्से में सुजाता कहती है, ये तो हद हो गई है, किसी को कोई काम नहीं करना। अब मैं बस निखिल और निखिल के पापा के लिए खाना बनाऊंगी, बाकी तुम दोनों अपना और अपने अपने पतियों का देख लो। अब सुजाता बस एक ही बार सुबह खाना बनाकर रख देती, जो तीनों माँ बेटे खा लेते। ना सुबह काजल वक्त पर उठती और ना ही अंजलि। 2 लड़कों को काम पर भूखे ही जाना पड़ता। दोपहर के वक्त, आई एम हंग्री। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, बाहर से ऑर्डर कर ले क्या? हाँ ये सही है। काजल और अंजलि अब बाहर से ही खाना ऑर्डर करके खाने लगती है और अपने पतियों को भी खिलाने लगती है। लगातार बाहर का खाना खाने के कारण अमन की तबीयत बिगड़ जाती है। मेरा पेट काजल। ओ गॉड, अचानक आपको क्या हो गया? मम्मी जी देखिए ना। हाँ मैंने डॉक्टर को बुलाया है, आता होगा वो। कुछ देर में डॉक्टर उनके घर पहुंचते हैं और अमन को डायग्नोस करते हैं। लगता है बाहर का खाना कुछ ज़्यादा ही खाते हैं आप। घर का खाना खाइए वरना दिक्कत हो सकती है। अभी के लिए दवाई लिख दी है, दर्द कम हो जाएगा, डोंट वरी। इतने दिन बाहर का खाना खाने के कारण शायद ऐसा हो रहा है। मुझे तो लगा था कि मेरे खाना ना बनाने पर तुम लोग खुद कुछ कोशिश करोगी, पर तुम लोग ने तो आसान रास्ता अपना लिया। देखो अब कौन भुगत रहा है। अब मैं कुकिंग करूंगी मम्मी जी, घर पर ही खाना बनाऊंगी। मुझे तो लगता है निखिल की भी शादी कर देनी चाहिए, फिर हम तीनों एक टाइम खाना बना लेंगे, किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। और ऐसा ही होता है। सुजाता की तीसरी बहू भी आ जाती है और अब तीनों एक एक वक्त खाना बनाने लग जाती है। पर सुबह उठना अब भी एक मसला था। अरे कोई चाय पिलाएगा क्या? अरे कोई चाय बनाए तो मुझे भी दे देना। 9 बजे नाश्ता बनाने स्नेहा कमरे से बाहर आती है। बहू चाय पिला दे, बड़ी बदहजमी हो रही है। थोड़ी जल्दी उठ जाया करना बहू। कोई मुझे रात भर काम करवा ले पर उठने को ना बोले मम्मी जी, उठा नहीं जाता मुझसे जल्दी। स्नेहा रसोई में जाकर चाय बनाकर लाती है। तभी अंजलि और काजल सर पकड़े कमरे से बाहर आती हैं। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? सुबह चाय चाय की आवाज़ से सर में दर्द हो गया है, अब मुझे चाय पीनी पड़ेगी। एक शाम सुजाता और भैरव साथ बैठे होते हैं। भैरव कुछ सोच रहा होता है। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हो? इस चाय के मसले का हल सोच रहा हूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो मिल गया उपाय। रात को खाने के टेबल पर मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ। 4 हिस्से, 20-20% तुम तीनों भाइयों का और 40 मेरा।
मरते वक्त मैं उसे दे जाऊंगा जो इस बूढ़े को वक्त पर चाय पिला दे, मुझे समय पर खाना दे दे। ये बात सुनते ही तीनों बहुओं के कान खड़े हो जाते हैं और फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि अगली सुबह क्या हुआ होगा। सुबह 5 बजे। पापा जी उठ जाइए, चाय का वक्त हो गया है। नाश्ता अभी तैयार कर दूं क्या पापा जी? पापा जी को फ्रूट्स खाने हैं पहले, है ना पापा जी?